सेक्शन जब हम 105A पढ़ रहे हैं, मतलब सेक्शन नंबर जब 105A से लेकर कहाँ तक है सेक्शन? 105L तक। इसका जस्ट पहले एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 104, सॉरी सेक्शन नंबर 105, तलाशी वारंट वगैरह ये कहाँ पर है? रेसिप्रोकल कंट्रीज के अंदर यदि तलाशी वारंट वगैरह इशू किए जा रहे हैं तो किए जा सकता है। और रेसिप्रोकल कंट्रीज वगैरह क्या है? ये जो सेक्शन नंबर 7A में है, जिसमें कि केंद्रीय सरकार ने कई सारे गवर्नमेंट को या फिर स्टेट्स को, कंट्रीज को कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्री डिक्लेयर कर रखा है कि साहब यहाँ हमारे CRPC के प्रोविजंस हम लोग लागू कर लेंगे, या वहाँ के देश के भी हमारे हिंदुस्तान को लागू करेंगे। ऐसा करते हुए जस्ट हम आगे आ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 पे। 41 का सर जी में सर इसके बारे में बता रहे थे। 41 के जी में देखो ना, पढ़ो तो। जो भारत से बाहर के स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से, और यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए ऐसे प्रत्यार्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबंध में रह चुका है, या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है, या उचित संदेह विद्यमान है कि ऐसे संबंध में रह चुका है। ये तो प्रत्यर्पण की संधि है। जिस प्रत्यर्पण की संधि में क्या होता है कि कोई आदमी अपराध करके दूसरे कंट्री में जा सकता है, तो वहां से गिरफ्तार करके यहाँ ला सकता है। हाँ, मतलब हिंदुस्तान गवर्नमेंट भी उसको गिरफ्तार करके उसको दे सके, बस। तो यही है कनेक्शन। यहाँ पर अपराधी को नहीं पकड़ा जाए, यहाँ पर CRPC के प्रोविजन रिसर्च इशू समन और वारंट एग्जीक्यूट किए जाने की बात की जाए। तलाशी समन, तलाशी वारंट क्या चल रहा है जीतू? मैं किसकी वीडियो देख रहा था, इतना गेम करता पढ़ो, चलो अच्छी बात है। पर कई सारी चीजें जो लगे ना आपको सर ये इंपॉर्टेंट नहीं, तो फिर उसको आप इग्नोर करते हुए चलेंगे, ज्यादा सही रहेगा। बिना इंपॉर्टेंट की बातों में एकदम फंस कर अटक के रहेंगे तब तो बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर CRPC एक साल की, फिर 1 साल से भी ज्यादा। सेक्शन नंबर 107, सॉरी 106, 107, 108, 109, 110। बहुत उपयुक्त और ठीक बात है जो क्या कह रहे हैं। अच्छा, इस सवाल का, इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8। जब हम लोग CRPC का फर्स्ट सेक्शन ही पढ़ा था तब हमने देखा था कि कौन कौन से सेक्शंस पूरे हिंदुस्तान भर में लागू है, कौन कौन से कहाँ लागू नहीं है, जिसमें क्या कहा था हमने? चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 को हटा देना है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। तो मतलब 8, 10 और 11 के सिवाय बाकी के जो CRPC के प्रोविजंस है वो हो सकता है लागू हो भी नहीं हो, मगर ये चैप्टर तो हमेशा वहां पर लागू रहेंगे। ठीक है, कहाँ पर लागू नहीं होंगे यदि नहीं हो रहा है तो? ट्राइबल एरिया कौन सा? आसाम का, जो मैंने बताया था ना, जब अपन आसाम को पूरे को एक साथ में जब हिंदुस्तान में जोड़ा गया था 1974 के अंदर, तब वो केवल एक सिंगल राज्य ही था, फिर उसको अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया, पर वहां पर अनुसूचित जाति क्षेत्र को भी हमने घोषित किया गया। तो अनुसूचित जाति क्षेत्र भी कौन कौन से? जो शेड्यूल नंबर 6 के पैरा नंबर 20 पे इतनी तारीख से पहले के वो सारे सारे हो जाएंगे, वहां पर CRPC के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। तो कहा कि 8, 10 और 11 ये जो 3 चैप्टर है वो तो लागू हो गए होंगे। क्यों लागू होंगे? क्योंकि ये किसके लिए है? परि शांति बनाए रखे जाने के लिए, परि शांति बनाए रखने के लिए। और परि शांति बनाए रखने का काम किसका? गवर्नमेंट, सरकार का। न्यायालय करे तो सरकार क्या करेगी? परि शांति करना मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन कर रही है। इस CRPC में हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 50 में दी गई बात के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर न्यायिक शक्तियां होगी और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां होगी, अलग अलग व्यक्ति होंगे। तो न्यायपालिका की शक्तियों के प्रोविजन हम लोग अलग देख रहे हैं, कार्यपालिका की शक्तियों के प्रोविजन चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 में देख रहे हैं।
इस चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 में सेक्शन नंबर 106 जो है वो हालांकि परिशांति कायम रखने का ही प्रोविजन है, मगर कार्यपालिका के द्वारा नहीं, न्यायपालिका के द्वारा क्या किया गया है, ऐसी स्थिति में जबकि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में क्या किया है, दोष सिद्ध किया है और कोर्ट चाहती है उसको छोड़ना, तो क्या कर सकती है, उससे कोर्ट करवा सकती है। कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने उसे दोष सिद्ध किया है और उसको परिशांति भंग नहीं किए जाने के बोल को छोड़ना चाहता है, तो कितने साल तक के लिए बोल भर सकता है, 3 इयर्स तक। ये वाले प्रोविजंस वो प्रोविजंस है जिस पर कि सेक्शन नंबर 360 लागू नहीं होगा। 360 तो क्या है, प्रोफेशन पर छोड़े जाने की बात है। वो जो एक सीरीज लिखी हुई थी ना उसमें 360 में मेंशन कर देना। तो ये तो होगी सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किसी भी आदमी को दोष सिद्धि की स्थिति में। अच्छा, ऐसी दोष सिद्धि कौन से अपराधों में है, ये भी अच्छा सवाल है। कौन से अपराधों में दोष सिद्धि कर रहे हैं साहब, यदि कोर्ट ऑफ सेशन कर रहे हैं तो आईपीसी चैप्टर 8 देखो आईपीसी के ऐसे दोष सिद्धि कौन से अपराध में है, इंडियन पेनल कोड के अध्याय 8 में। इंडियन पेनल कोड का चैप्टर नंबर 8 कौन से सेक्शन से शुरू होकर कहां तक चल रहा है, 141 से 160 सेक्शन नंबर 141 से सेक्शन नंबर 160, जिसमें हम कौन कौन सा ऑफेंस देखते हैं, हम देखते हैं सेक्शन नंबर 141 में अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन नंबर 146 में देखते हैं बलवा जिसको हम कहते हैं रियोट, इसको बोलते हैं एफ कहते हैं दंगे, 153 149 मतलब दंगा, बलवा का मतलब रियोट 141 146। फिर हम यहाँ पर यदि देखते हैं तो सेक्शन नंबर 149 में देखते हैं, फिर सेक्शन नंबर 153 ए, 153 बी, 153 ए बी ऐसे करके बहुत सारे सेक्शंस हैं। और लास्ट में देखते हैं हम सेक्शन नंबर 159 दंगा एफ है। जब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन ने ट्रायल करते हुए किसी आदमी को इन अपराधों में दोष सिद्ध किया है, इसमें भी 153 क्या लिखा हुआ है, 153 ए बी और 154 153 ए, 153 बी और 154 के अलावा इनको हटा देना भाई, अपराध इनके अलावा इन बाकी के अपराधों में दोष सिद्ध किया है, तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन उसको परिशांति कायम रखने के लिए दोष सिद्धि के पश्चात छोड़ सकते हैं। कितने साल के, हाँ हमला, आपराधिक बल या रिस्ट्रिक्ट, मिसचीफ वगैरह सब, 4 सेक्शन कोई 4 अपराध और है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, वापस बताओ कौन कौन सा, हमला, आपराधिक बल का प्रयोग करना या रिश्ती करना, क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल रिश्ती, क्या मिसचीफ, आपराधिक अभित्रास, इंटिमिडेशन, आपराधिक अभित्रास, या तो ये और या फिर इनके लिए इनके प्रयास या प्रयत्न के लिए यही दोष सिद्ध किया गया है, तो किसी आदमी को ऐसा दे सकते हैं। सेक्शन नंबर 106 के यदि हम क्वेश्चंस पूछें, यदि क्वेश्चंस देखें तो क्या क्या है सेक्शन नंबर 106 में, कॉम्पिटेंसी कौन कौन से कोर्ट को है, ऑब्सेशन ऑफ फर्स्ट जुडिशियल, तब किसी भी अपराध के विचारण करके दोषी पाया जाएगा। कौन से मामलों में, किसी के चैप्टर नंबर 8 जो सेक्शन नंबर 141 से शुरू होकर 160 तक चल रहा है, उसमें इन 3 सेक्शन को छोड़ो, 153 है, 153 बी और 154 को, उसके अलावा कोई भी अपराध है उनमें दोषित किया था। दूसरा, हमला, आपराधिक बल प्रयोग, रिश्ती या आपराधिक अभित्रास। क्या है आपराधिक अभित्रास की बात कहाँ दे रखी है सेक्शन नंबर आईपीसी में, 350 में हमला है, मैंने क्यों लिखना है, 351, और अच्छा क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी देना, किसी आदमी को धमकी देकर ऐसा काम करवाना जैसा वो काम करने की इच्छा में नहीं है।
या फिर ऐसे अपराधों का प्रयास वगैरह करना। तो क्या इंटीमेशन, इंटिमिडेशन, हाँ सेक्शन नंबर 5 क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया। सेक्शन नंबर 106। क्या आज ना तो खुशवीर है और कौन नहीं, ना तो नगमा है, जन्नत भी नहीं आ रही पिछले दिनों से, अनिता नहीं आ रही, बात है सुबह का टाइम बड़ा टाइम में बात है सर। यार अब तो इतनी सर्दी नहीं है, अभी भी है है सर्दी। सर, सुबह 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 होती है। लगती है सुबह सुबह मैं भी जाता हूँ नमाज पढ़ने तो लगता है जैसे सर्दी है, मौसम की तो ज्यादा लगती होगी। जीतू भाई आगे मतलब सब तो आ जाना चाहिए सब। हाँ पर बात यही तो है, जीतू नहीं आता तो चलो मान सकते थे। नहीं सर, मैं आता हूँ तो रेगुलर आता हूँ। हाँ पर यार जब अपन को पढ़ने के एग्जाम की डेट है सामने, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही टाइम है? चलो सेक्शन नंबर 106 के बाद हम सेक्शन नंबर 107, 8, 9 और 10 में पावर किसको दे रखी किसी भी आदमी को परेशान के कायम रखने के लिए? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन नंबर 107 में कब किसी आदमी को ऐसी परीक्षा पर या परेशानी बनाए रखने के लिए छोड़ा जाएगा? तो सेक्शन नंबर 107 में लिखा इन मामलों के अलावा अन्य मामलों में किसी भी आदमी को इस तरह का काम करना है। क्या होता है वैसे? जैसे कि सेक्शन नंबर 106 में तो दोष सिद्धि पर छोड़ा जाना, मतलब कब छोड़ा जाता है? जब किसी अपराध की दोष सिद्धि है। सेक्शन नंबर 107 है ना, अपराध की दोष सिद्धि नहीं है, हम सेक्शन नंबर 107 और 151 की कार्रवाई करवाते हैं अमूमन, या फिर 108 और 151 की कार्रवाई करवाते हैं। क्या होता है 107 और 151 की कार्रवाई? तो संज्ञा अपराध की जानकारी होती है, पुलिस ऑफिसर को तो उठा के ले जाता है। तो ऐसे पुलिस अधिकारी उसको पकड़ के ले जाते हैं और किसके सामने पेश कर देते हैं? मजिस्ट्रेट साहब मजिस्ट्रेट साहब के सामने। और ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के सामने फिर 107 के मुचल के बनवाते हैं, बोर्ड बनवाते हैं। तो क्या कर रही है? 107 की कार्रवाई कर रही है। सेम उसी तरह से 108 की कार्रवाई हो रही है। 151 में पुलिस अधिकारी पकड़ के ले जाते हैं और 108 में मजिस्ट्रेट साहब जब बोर्ड भगाते हैं कि तब ये वो आदमी है जो क्या कर रहे हैं? अपराध की जाने की स्थिति हो सकती है, राजद्रोह बातें कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 107 में एक कहानी और भी है कि साहब अमूमन क्या होता है, दो पड़ोसियों के बीच या फिर दो भाइयों के बीच में किसी लड़ाई की समस्या बनती रहती है। ये दो पड़ोसी हैं, इन दोनों के बीच में इस प्रॉपर्टी के बीच की दीवार का लफड़ा है, ये इससे लड़ता रहता है, ये इससे लड़ता रहता है। एक को लगता है कि साहब भी कभी भी मेरे या मेरे घर परिवार पर हमला कर सकता है या फिर बच्चों को मार सकता है। तो ये सेक्शन नंबर 107 के लिए कोर्ट में, कौन सा कोर्ट में? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक क्या देगा? परिवार पेश कर सकता है ये कहते हुए कि सर बी अमूमन मेरे खिलाफ लड़ाई करता रहता है, एक दिन में भागा, मेरे को पकड़ा, मेरे पीछे पीछे भागा, वो तो जरूरत गनीमत थी कि ये दो व्यक्ति आ गए जिन्होंने मुझे पकड़ लिया, अदरवाइज इसने मुझे ऐलान में धमकी दी कि ये मेरे को जान से मार देगा। तो ए को किस बात के होने का अंदेशा है? बी के द्वारा किसी अपराध के किए जाने का अंदेशा है। तो यदि ये कोई अपराध करेगा तो समाज में क्या होगा? परेशानी भंग हो जाएगी। तो इसी परेशानी को निवारण किए जाने के लिए 107 की कार्रवाई करता है कौन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और ऐसा परिवार प्राप्त होने पर बी को समन भेजा जाकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने पास बुलाता है। और ऐसा भी हो सकता है यदि इमरजेंसी प्रोविजंस है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ए ने इस बात का पुख्ता प्रमाण कर दिया कि ये इस तरह का काम तो करेगा ही करेगा, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बी को बिना बुलाए हुए सीधे परेशानी कायम करने के आदेश दे सकता है और फिर बाद में उसकी सुनवाई कर सकता है। फिर बाद में वो कहता है कि सर मेरे खिलाफ ये जो आरोप लगे हुए हैं और आरोप ठीक नहीं है, फिर ऐसी बॉन्ड को वो या तो कम कर सकता है या हटा सकता है। तो जो भी कार्रवाई अभी ऊपर पड़ेंगे 107 से लेकर 110 पे क्या है? सामने वाले आदमी को बाउंड करवाना कि समाज में वैसे इस तरह के काम आप नहीं करोगे। मैक्सिमम कितने समय के लिए? 1 साल या फिर 3 साल के लिए। तो सेक्शन नंबर 107 को हटाया प्रोविजन कौन से मामले में? 107 की कार्रवाई किसी भी व्यक्ति को ऐसे मामलों के अलावा अन्य मामलों में मैजिस्ट्रेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा बाउंड किया जाना कितने समय तक के लिए? 1 ईयर। सेक्शन नंबर 108 में जब कोई आदमी क्या कर रहा है
मजिस्ट्रेट को उसके मजिस्ट्रेट के कार्य करने से विघ्न कारित करता है ना। तो ऐसे व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए मूल वर्ष 1 साल तक के लिए उसे बाउंड किया जा सकता है, आबद्ध किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 109 की कहानी सेम इसी तरह से क्या है, कोई व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति है, और संदिग्ध व्यक्ति कब है, जब वो अपनी उपस्थिति छुपा रहा है इस अपराध को करने के लिए, संज्ञेय अपराध को करने की इच्छा है और उसकी अपनी उपस्थिति को छुपा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जो पकड़ा गया पुलिस के द्वारा उसको कोर्ट के सामने पेश करके 1 साल तक के लिए बाउंड किया जा सकता है। और सेक्शन नंबर 110 बताया है Habitual अभ्यस्त अपराधी, अभ्यासित अभ्यासित। तो अभ्यासित में आ है या अ है? आ है। मजिस्ट्रेट का काम जिसको हमने कहा हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो हैबिचुअल अभी अपन चलेंगे उसको दीपक अभी कर लेंगे। हैबिचुअल ऑफेंडर्स कौन है? जो आदमी जो हिस्ट्री सीटर है, जैसे कि अपन को जब इलेक्शन वगैरह होंगे तो फिर इलेक्शनों में ऐसे आदमी जो अमूमन इस तरह का अपराध करते रहते हैं उनको मजिस्ट्रेट साहब पकड़ के क्या करेगा, बाउंड करेगा कि अब इसी तरह के काम नहीं करने। कितने साल तक के लिए? 3 साल। तो सेक्शन नंबर 106 से लेकर 110, 6, 7, 8, 9, 10 में 2 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें 3 साल तक के लिए बाउंड करवा रहे हैं, 3 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें 1 साल तक के लिए बाउंड करवा रहे हैं। 106 3, 110 3, 107 8 और 9 1 साल। 107 किसके लिए? अन्य दशाओं में किसी आदमी को परेशानी निवारण करने के लिए। 108 रात तक बातें फैलाने के लिए। 109 संदिग्ध व्यक्तियों को बाउंड करने के लिए, और 110 हैबिचुअल ऑफेंडर्स को बाउंड करने। देखिए हम सेक्शंस। हाँ, पुलिस अधिकारी के पास में भी क्या होता है, बताया था अपन एक बार कि साहब 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है और वो मान ही नहीं रहे, या फिर 2 पड़ोसियों के बीच में लड़ाई हो रही है, नहीं मान रहे, तो फिर अब क्या करेगा पुलिस? अरेस्ट करके ले जाएगा पैसा उठा के, पहले तो समझाएगा आराम से कि देखो भैया अब तो मान जाओ, नहीं तो फिर हमारे पास में क्या ऑप्शन है, केवल उठा कर लेके जाना है। फिर भी नहीं मानना है तो फिर वो अरेस्ट करके ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले जाके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देता है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि वास्तव में इस तरह की बात कर रही है तो 107 151 से पाबंद कर देना है। सेक्शन नंबर 105A हो गया। 105A में फर्स्ट क्या था साहब, कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यक्तिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति और संपरण के लिए संविधानकारी राज्य में भारत के बाहर कोई देश या स्थान अभिप्रेत है जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार के द्वारा संधि के माध्यम से या अन्यथा ऐसे देश की सरकार के साथ में कोई व्यवस्था की गई है। अब कोई व्यवस्था में कई सारी व्यवस्थाएं हो सकती है। आगे के सेक्शंस नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 106 सीधा क्या है? सेक्शन 106 दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। ये तो खुद ही कह रहा है, कब परिशांति कायम रखेंगे? दोष सिद्धि पर, जब सेशन न्यायालय और प्रथम वर्ग जुडिशियल मजिस्ट्रेट से दोष ठहराता है 3 वर्ष से अधिक के लिए उसे अपन आज वो दे सकते हैं कि वो क्या रखे, परिशांति कायम रखे। सब सेक्शन नंबर 2 कौन से अपराधों में ट्रायल किया गया है? तो नंबर 1 बार चैप्टर नंबर 8 में इन 3 सेक्शंस को छोड़ दो ऐसे अपराधों में। बी में हमला आपराधिक बल और उनकी दृष्टि के लिए, आपराधिक अभिप्रास के लिए, या फिर कोई भी अपराध जिसमें परिशांति भंग हुई है, भंग आशीत है, उसके बारे में ज्ञात था या उससे परिशांति भंग संभव है। सब सेक्शन नंबर 3 यदि दोष सिद्धि अपील पर या अन्यथा पास कर दी गई तो ऐसे बंध पत्र जो निष्पादित किए गए उनकी वैलिडिटी क्या रहेगी? वॉइड हो जाएंगे। अच्छा हुआ क्या दीपक इसमें? अपील में अगर दोस्त को कर देता है तो फिर क्या रहता है अपील में? चैलेंज ऐसे चैलेंज किया और उसने कन्विक्शन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, खत्म कर दिया। क्या पूर्ण सेक्शन नंबर 107
कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला, ये तो सब हो ही गया 1 वर्ष से अनधिक वर्ष के लिए। सेक्शन नंबर 107 का सब सेक्शन नंबर 2 क्या है? नलिनी पढ़ो। इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका हो। देखो, या तो कौन से मजिस्ट्रेट के द्वारा? कार्यपालक जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसा व्यक्ति है। ऐसा अपराध कर सकता है ना? परिशांति वह स्थान जहाँ ऐसी आशंका है, उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है या ऐसी अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के परे संभावित परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा यथा पूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा। किस किस के लिए बाउंड किया जा सकता है? एक तो खुद की अधिकारिता का, एक तो खुद की अधिकारिता में, और अगर इसके अधिकारिता का बाहर जाके कर रहा है या बाहर की अधिकारिता का इसके इसके अंदर आकर कर रहा है, तो दोनों स्थिति में इसको ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 108 राजद्रोहात्मक बातें, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन्स डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर्स, जो क्या कर रहा है? राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने का काम कर रहा है। डिसेमिनेट। जब किसी को इत्तला मिलती है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, तो उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई व्यक्ति जो कि ऐसी अधिकारिता के अंदर या बाहर क्या कर रहा है, या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से किसी भी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साक्ष्य फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है। कौन कौन सी? कोई ऐसी बातें जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 A 153 153 B 295 A के अधीन दंडनीय है। सेम इसी तरह की बात हमने सेक्शन नंबर 95 में भी पढ़ी थी कि साहब जब गवर्नमेंट को लगता है कि इस तरह के ऑफेंस उसके अगेंस्ट में हो सकते हैं, तो वो किसी भी अखबार कागज को सीज करने का आदेश दे सकता है। और नंबर 2, किसी न्यायाधीश से जो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने को तात्पर्य रखता है, संबद्ध कोई बात जो भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक अभिप्राय या मानहानि की कोटि में आता है। ये दीपक तुम्हारे सवाल का जवाब। और भारतीय दंड संहिता में ये था, निर्दिष्ट अश्लील वस्तुएं भाड़े पर देता है, ऐसा देता है, उन सबको क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसने बस केवल सेक्शन नंबर 108 की एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी उसको इसने विस्तृत किया है, डिस्क्राइब किया है। कितने वर्ष तक के लिए? 1 वर्ष तक के लिए। सेक्शन नंबर 109 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। अब संदिग्ध व्यक्ति कौन कौन है? हो सकता है कोई आदमी भिखारी के रूप में घूम रहा है, पर बेटा रेकी करता हुआ घूम रहा है, किसी आदमी ने पकड़ लिया या फिर किसी पुलिस अधिकारी ने पकड़ लिया। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्व सावधानियां बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई, सेक्शन नंबर 110 हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब हमें पता ही है। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई व्यक्ति अच्छा, हैबिचुअल ऑफेंडर कौन है? बार बार अपराध कर रहा है, जो अभ्यास लुटेरा अग्रह जो है। नंबर 1, जो अभ्यास्त है लुटेरा, ग्रह भेदक, चोर या कूट रचयिता है। नंबर 1 तो ये अभ्यास्त है अपराधी। नंबर 2, कौन है अभ्यासक अपराधी? चुराई हुई संपत्ति प्राप्त कर रहा है। अभ्यास्त है, प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बार ही उसको इस तरह की बात करती गई है। और फिर बाद में सबसेक्शन नंबर F में इस तरह के ऑफेंस के बारे में बताया गया है कि जो अभ्यास्त है इन अपराधों में कहीं ना कहीं लिप्त रहता है। एक बार सवाल पूछ लिया गया था जब आरपी से एग्जाम करवा रही थी कि साहब इनमें से कौन सा एक्ट है जिसमें अभ्यास्त है अपराधी का बारे में नहीं बताया गया। तो ये 3 सेक्शन ऑप्शन इस सेक्शन के दे दिए, एक सेक्शन किसी दूसरे एक्ट का दे दिया। बस एक बार ही पूछा गया था, इसके बाद में कभी नहीं पूछा गया। तो फिर भी अपन इसको थोड़ा सा गो थ्रू करते हुए निकलेंगे जब अपन इसको पढ़ के जाएंगे। कितने समय के लिए करवाते हैं साहब? 3 वर्ष के लिए।
तो रटे रटाए क्वेश्चन सेक्शन नंबर 106 से लेकर 110 तक। 106 में कॉम्पिटेंसी किसकी, सेशन कोर्ट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और 107 से 110 तक। एग्जीक्यूटिव 110 में बोर्ड क्या होती, 3 साल 106 में, 3 बाकी सब में। 1 साल 109 में कौन किसके लिए, संदिग्ध व्यक्ति 108 में, राष्ट्रवाद 110 में, हैबिचुअल 110 106 में कौन से अपराधों की दोष सिद्धि पर, चैप्टर चैप्टर 8 आईपीसी के चैप्टर नंबर 8 में दिए गए सेक्शन में इन 3 सेक्शन को छोड़ दो, उनकी दोष। आगे प्रोसीजर है हमारे, इसके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी क्या कर रहे हैं, आदेश कर दिया जाना। लिखित आदेश होगा सेक्शन नंबर 111, कोई खास बात नहीं। 112 न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया नहीं करेंगे, हम सीधा चलेंगे सेक्शन नंबर 114 पे। सम्मन या वारंट के साथ आदेशों की प्रति भी होगी। कौन सा आदेश की प्रति है, जो उसको दिया जा रहा है कि साहब आपको बाउंड किया जा रहा है वो वाले। धारा 113 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक सम्मन या वारंट के साथ धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश की प्रति भी होगी जो उसने रिटर्न में दिया है। सेक्शन नंबर 115 व्यक्ति का हाजिरी के लिए अभिमुक्ति, इसके साथ में 2 सेक्शन और लिख देना, 205 और 317। 299 भी है, उसकी अनुपस्थिति में एविडेंस दिए जाने की बात है। तो 115 के पास में 205, 299 और 317, तो ये 3-4 सेक्शन और मेंशन कर देना जो किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में न्यायालय को या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कार्यवाही को प्रोसीड किए जाने के लिए कॉम्पिटेंट करता है। आज ही वापी का तो नहीं है। 205 हाजिरी माफी का, 317 अभियुक्त व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच और विचारण को आगे बढ़ाना, और 299 अभियुक्त व्यक्ति जो कि भगोड़ा हो गया फिर भी नहीं आना है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी क्या ले सकते हैं, साक्ष्य लिया जा सकता है। सेक्शन नंबर 116 इतिला की सच्चाई के बारे में जांच। 116 का जो सब सेक्शन नंबर 2 है, ऐसी जांच यथासंभव उस रीति से की जाएगी जो संबंध मामलों के विचारण और साक्ष्यों के अभिलेखन में किया जा रहा है। हो जाएगा। सेक्शन नंबर 119 आरंभ कब से होगी, यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश 106 या 117 के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिए जाने के समय कारावास के लिए दंडित है या दंडादेश भुगत रहा है तो वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है ऐसे दंडादेश के अवसान होने के बाद में प्रारंभ होगी। अच्छा, जो सेक्शन नंबर 31 में अपन देखते हैं कि साहब किसी आदमी का विचारण किया जा रहा है एक से अधिक अपराध में, तो उसमें सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम क्या ये कहता है कि साहब सजा एक के बाद एक शुरू होगी या सजा एक साथ शुरू होगी, इन दोनों में से कॉमन प्रिंसिपल क्या है? एक के बाद एक शुरू। सामान्य प्रिंसिपल यही है कि एक के बाद एक शुरू होगी, जब तक कि वो एक साथ शुरू होने का लिखा नहीं जाएगा तब तक, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 121 कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड, पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज। कहा कि साहब दो आदमियों के साथ में आप अपने बॉन्ड पत्र को स्वीकार यहाँ पर पेश करो, और ऐसे आदमी को बॉन्ड लिख रहा है जो आदमी ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर था, तो ऐसे तरह के आदमी के बॉन्ड को उसने हो सकता है किसी दूसरे कारण से भी मना कर दिया, तो प्रतिभूतियों को अस्वीकार किए जाने का आदेश दे सकता है कि साहब चेंज करो। जब कभी कोर्ट ऑफ अपनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे श्योरिटीज को जो लेकर आए हैं उसको मना करने की बात करता है, तो क्या ऐसे किसी आदेश की अपील होगी? कहाँ होगी अपील? 373 से 2 निकालो सेक्शन नंबर 372 373 अपील के प्रावधान शुरू होते हैं 372 से। तीन 373 क्या कह रहे हैं? परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति
अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले किसी स्वीकार के आदेश की अपील। सबसेक्शन नंबर 2 जो धारा 121 के अधीन प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अस्वीकार करने वाले किसी भी आदेश से व्यतीत है, सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। तो श्योरिटी को डिनाइड किए जाने वाले आदेश की अपील कौन से कोर्ट में? कोर्ट ऑफ सेशन, सेक्शन नंबर 373 में। खत्म चैप्टर नंबर 9। नंबर 116 में जो एक लाइन लिखी वही इंपॉर्टेंट बताई थी, उसके अलावा नहीं था कुछ 116 में। हाँ ये हाँ सर, ठीक है। 116 का 6 छह भी होता है। 116 में इस तरह के दिन जांच उसके आरंभ की तारीख से 6 मास की अवधि के अंदर पूरी हो जाएगी। एक 116 का 6 तो थोड़ा सा ठीक है कि साहब यदि अपन ने उसको ऐसे पूरे जांच के दौरान रखा है कहाँ कस्टडी में, तो फिर 6 महीने में ऐसे अपन इंक्वायरी को ट्रायल को खत्म करेंगे पूरा का पूरा। प्रतिभूति देने के आदेश। और तो आप कहाँ चल रहे थे दीपक? 122 के 3 का प्रोवाइड। बंद पड़ता है। तो फिर अभी अपन को घुसना पड़ेगा, तो ये सारी बातें निकालने के लेके आएंगे साथ। आ जाए चैप्टर नंबर 9 पे। संतान हाँ ठीक है, बोलो संतान क्या? नहीं समझ गया। मैं कह रहा था सर वो संतान भरण पोषण के लिए क्यों मांग रहे हैं? आप पता चल 18 साल के बाद थोड़ी मांग सकते, मांग सकता है सर। बताओ। मांग सकते अवयस्क संतान या फिर वयस्क क्या होता है? मानसिक फिजिकल या मेंटली इनकेपेबल। तो अब आपसे मांग सकता है ना? मांगेंगे बेचारा, तो फिर किसने मांगेगा? चैप्टर नंबर 9 क्या कह रहे हैं? चैप्टर नंबर 9 सेक्शन नंबर 125 से 128 तक की बात कर रहे हैं, जो कि भरण पोषण के अधिकार के बारे में बता रहे हैं। भरण पोषण के अधिकार। हेडिंग क्या है सेक्शन नंबर? इस चैप्टर की हेडिंग क्या है? भरण पोषण का अधिकार। यही है, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। ये है सेक्शन नंबर 125 की बात। नहीं, पूरे चैप्टर चैप्टर का टाइटल है। वैसे इसकी उसकी भी वही है 125 की है। पत्नी, संतान व माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। आदेश दे रहा है तो सिद्धि नहीं है ना? नंबर 1 बात क्या के साथ अधिकारों की बात हम कहाँ करते हैं? सिविल के बारे में करते हैं। और अभी हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? क्रिमिनल। क्रिमिनल। तो इसमें क्यों आया? तो इस पर क्यों आया? बताओ ऋतिक, इसमें क्यों आया? फिर वो तो मैंने पूछा सर, मेरा डाउट हो गया ये पहले। सवाल ये है कि साहब ये जो अधिकार है इस पर यदि हम जब तक की सख्ती नहीं करेंगे ना तब तक इस अधिकारों को एनफोर्समेंट पे नहीं लाया जा सकता। इसलिए बताया, क्रिमिनल में डाल दिया। इसलिए बताया कि बात तो अधिकारों की है मगर प्रवर्तन क्रिमिनल की तरह से किया जा रहा है। इसलिए हम इस प्रोविजन को या फिर इस चैप्टर को क्या कहेंगे? सेमी सिविल या सेमी क्रिमिनल प्रोविजंस। उसी तरह से जिस तरह की हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ा था,
शासकीय संरक्षण अधिनियम 2005 अधिकार दिए थे। बिल्कुल। कौन कौन से अधिकार थे मेरे को बताओ जरा, जैसे कि हम बात करें 17, 18, 20, 21, 22 और 23। कौन कौन से अधिकार थे ऋतिक? सर 23 है इंट्रीम का। 23 है इंट्रीम का मतलब क्या है? इंट्रीम मतलब से स्टे। किस पर स्टे? सब पढ़ा था भूल गया। इन सेक्शन नंबर 17 से लेकर मत मेरे को पता है पढ़ा है। इनमें से कोई भी एक आदेश याद है आपको? याद तो सर है। हाँ बताओ, सेक्शन नंबर 20 में कौन सा आदेश है? हिंट इसमें मैंने ऑप्शन दे, तो 2 ऑप्शन में एक बता दूंगा सही एकदम। ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास। क्या है दीपक? शुरू करो। किस किस से नाम से याद किया था आपने? ये तो सात्विक दृष्टि का है। री पर रे मो। सर देखो, there is the power of grand intent plus ex parte order Q को X by its compulsion. वो से क्या था? रिलीफ अरे और कस्टडी ऑर्डर बच्चों की कस्टडी ऑर्डर, कॉम्पनसेशन एक्स पार्टी एंट्री मॉडल एक्स पार्टी और इंट्रीम ऑर्डर। इंट्रीम ऑर्डर के लिए क्या कहा था? ग्रांट मतलब क्या होता है सर? GRANT प्रदान करना प्रदान करना। क्या प्रदान करना? ये रेजिडेंस रेजिडेंशियल है। हाँ प्रोटेक्शन ऑर्डर नारिनी प्रोटेक्शन ऑर्डर के इन्फ्रिंजमेंट यदि कोई आदमी कर रहा है तो 1 साल की सजा 20,000 रुपए का जुर्माना। कौन से सेक्शन में? 31 अपराध कौन सा है? कॉग्निजेबल और बेलेबल। बेलेबल है पक्का? बेलेबल ही था मुझे संज्ञेय और अजमानती याद है। तो जमानती होगा। नहीं मेरे को भी पक्का याद नहीं है। अवेलेबल होता तो वो पहले लेता था, तो ठीक था। मतलब वही लग रहा है जमानती है। लिखा हुआ था ना सेक्शन को 32 से 33 में। 32 में लिखा हुआ, 33 में तो प्रोटेक्शन ऑर्डर का बन गया ये मत शायद। क्या आपके सब हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है सर? क्या क्या क्यों बंद करते हुए हैंग हो जाता है फोन? डिस्प्ले थोड़ा कम करना। संज्ञेय और अजमानती। संज्ञेय और अजमानती। अब हम इसमें जान नहीं रहे, बस इतनी सी बात करना चाह रहे हैं हम। जैसे कि हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इन अधिकारों की बात की थी, मगर ट्रायल कौन कर रहा था? मैजिस्ट्रेट था, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। बात अधिकारों की चल रही है, ट्रायल मैजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है। इसीलिए हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को भी कहा था एक सेमी सिविल एक्ट है। इसका मतलब प्रोविजन तो सिविल के, एनफोर्समेंट में हम उसको क्रिमिनल तरह से ला रहे हैं। इसी तरह की बात चैप्टर नंबर 9 सीआरपीसी सेमी सिविल या सेमी क्रिमिनल की बात कर लो कि प्रोविजन को सिविल के पर एनफोर्समेंट में क्रिमिनल तरीके से लाए जा रहे हैं, क्योंकि इनका एनफोर्समेंट आसानी से हो नहीं रहा था। और आसानी से जब नहीं हो रहा था तो फिर अधिकार परिभाषा where there is right there is remedy। अधिकार होने के बाद भी रेमेडी नहीं मिल रही तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करे, इसलिए कहा कि ऐसे आदेश की पालना जबरदस्ती करवाई जा सकती है। तो भरण पोषण के अधिकार के लिए नंबर 1 बात हो गई ये सेमी सिविल और सेमी क्रिमिनल प्रोविजन। नंबर 1 बात। नंबर 2 अधिकारों की बात है जो कि सिविल में बता रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर से स्टार्ट है दूसरी बात हो गई है ये एकमात्र ऐसा प्रोविजन बचा
जिसमें क्या है कि सीआरपीसी में एक सेक्शन है जिस सेक्शन का नाम है 362, जिस सेक्शन नंबर 3, अरे उसमें कागज में लिख लो बेटा, सेक्शन नंबर 362 में क्या है भाई, मैथमेटिकल क्लरिकल मैथमेटिकल कोई भी न्यायालय जो आपराधिक न्यायालय है अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं कर सकता है, परिवर्तन नहीं कर सकता है, मतलब क्रिमिनल कोर्ट अपने जजमेंट का रिव्यू नहीं कर सकता। रिव्यू का क्या मतलब होता है, वापस देखना, पुनर्विलोकन। सिविल कोर्ट में इस तरह की पावर होती है कि साहब किसी भी कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को हम उसी कोर्ट के सामने वापस रिव्यू के लिए पेश कर सकते हैं, वापस से सुन सकते हैं, मगर क्रिमिनल कोर्ट नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 362 ये कह रहा है, मगर लिखा यदि गणितीय, मैथमेटिकल और क्लरिकल ग्रामेटिकल, मतलब जिसको हम कह रहे हैं Clerical। क्लरिकल, लिपिकीय और गणितीय भूल, लिपि और गणितीय भूल है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं जजमेंट। तो 362 तक कह रहा है निर्णय का परिवर्तन नहीं कर सकते, जबकि भरण पोषण के अधिकार का चैप्टर नंबर 9 की बात है कि ना केवल न्यायालय अपने द्वारा दिए गए आदेश को परिवर्तित कर सकता है। कब परिवर्तित कर सकता है, यदि परिस्थिति ऐसी आ गई, यदि सिचुएशन ऐसी हो गई, या फिर कोई आदमी कॉम्पिटेंस ज्यादा हो गई, या किसी महिला में कॉम्पिटेंस हो गई, तो अपने द्वारा दिए गए आदेश को चेंज कर सकता है, कम कर सकता है, इस स्थिति में परिवर्तन हो तो वो अपने निर्णय में भी चेंजेस कर सकता है। 2 नंबर 3 कि साहब क्या कोई आदमी अपने कोर्ट में अपने द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर सकता है? बिल्कुल। स्वयं के द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करना, तो सीआरपीसी तो हमें इस बात का प्रोविजन बात है अनुज्ञा नहीं देती है, मगर सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी में वाइफ ने यदि अपने मेंटेनेंस के अधिकार को यदि त्याग ही दिया है, तो ऐसी स्थिति में डिक्री जो पारित की गई थी किसके संबंध में, मेंटेनेंस के बारे में, ऐसी डिक्री को रद्द करेगा, सेट असाइड कर देगा। तो ये 3 बातें और क्या बात की है वो, एक तो सिविल प्रोविजन है, मैजिस्ट्रेट के द्वारा कहानी सुन रही है, अच्छा कौन सुन रहा है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। किन किन को भरण पोषण दिए जाने की बात करता है, पत्नी, संतान और माता पिता। सवाल पत्नी से आएगा तो पत्नी कौन है, वो व्यक्ति जो कि वैध रूप से विवाहित है, विवाहित है, शादी के दौरान तो लेगी, पर क्या शादी के बाद में, तलाक होने के बाद में भी ले सकती है? अब तलाक होने की बात है, लेने की बात है, नंबर 1 वैध महिला जिसने तलाक ली है, जिसने तलाक का मतलब जिसको जिसको डिवोर्स दिया है, या जिसने तलाक ली है या दी है, तो कौन सी महिला कॉम्पिटेंट होगी? दोनों महिलाएं। कब तक कॉम्पिटेंट होगी? जब तक कि वो दूसरा विवाह नहीं कर लेती, और जैसे ही दूसरा विवाह करती है तो अब वो पहले पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने के हकदार नहीं है, मगर सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस प्राप्त करने का हकदार है। तो पत्नी हो गया, संतान कौन कौन है जो मेंटेनेंस प्राप्त करने के हकदार होगा? धर्मज और अधर्मज, ठीक है। वयस्क और अवयस्क का क्या क्राइटेरिया? अवयस्क तो सभी, और अवयस्क तो सभी, और वयस्क करना वो स्वस्थ चित्त नहीं है, मतलब वयस्क वो जो कि स्वस्थ चित्त नहीं है या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है। अगर लड़की की कंडीशन है तो या जब तक उसकी शादी नहीं होती, जब तक उसकी शादी नहीं होती। अच्छा सवाल ये दिया जाए कि महिला जिसकी शादी हो गई मगर अवयस्क है, तो क्या अगर उसका हस्बैंड डिसेबल है तो फिर वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाती। और जब वो वयस्क हो जाएगी और उसके बाद में फिर वो किससे मांग करेगी? अपने अपने हस्बैंड से ही करेगी। डिसेबल नहीं होता। अच्छा, या तो देखो हस्बैंड या तो डिसेबल है, या फिर दूसरा हो कि अनएम्प्लॉयड है, दो अलग अलग बात है। डिसेबल है तो फिर उसके इन-लॉ से करेंगे, अनएम्प्लॉयड महिला के पास कोई मतलब एम्प्लॉय जैसे मतलब वो कमा रही है कैसे भी करके, तो सर हाल में जो बेरोजगार है तो वो पैसे हक मांग सकता है महिला से। मतलब इनका सवाल ये है कि सेक्शन नंबर 125 में क्या पति अपनी पत्नी से मांग कर सकता है? तो 125 में कहीं पर भी कॉम्पिटेंसी नहीं दे रहे हैं। डिसेबल हो तो
डिसेबल है तो फिर कहाँ पर मांगेगा? अपने हिंदू parents से। मैरिज एक्ट। अच्छा, हिंदू मैरिज एक्ट में पति पत्नी से और पति से डिमांड कर पा रहा है। वो तो कर सकते हैं। हाँ, सेक्शन नंबर 24 और 25 में। सेक्शन नंबर 125 में नहीं है। वैसे भी तो क्या कह रहे हो? अगर डिसेबल है पति तो फिर अपने पेरेंट्स ही कर लेगा वो, मतलब क्योंकि इस- व्यस्त है। ऐसे क्यों करेगा, वो नहीं करेगा। यदि डिसेबल है तो फिर वो अपने मम्मी को बात नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। चलो, क्या करते हैं हमने 125 सीआरपीसी में ये सेमी सिविल है। पत्नी संतान के बारे में बात होगी। माता पिता तो क्या माता पिता के लिए उम्र है भाई? माता मम्मी पापा है तो मम्मी देखो, पत्नी संतान और माता पिता को भरण पोषण दिए जाने के लिए है। नंबर 1 शर्त क्या है? उस आदमी को ऐसा आदेश दिया जाएगा जिसके पास क्या है? पर्याप्त साधन है। पर्याप्त साधन है। जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं है उसको खुद को तो कमाई के फोड़े पड़ रहे हैं और ऊपर से मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि साहब उसको मेंटेनेंस दो, और यदि नहीं मेंटेनेंस दिया तो फिर कितने साल की सजा? 3 साल। 1 वर्ष। एक भंग पर एक। एक भंग पर एक। तो इसका सवाल ये बन रहा है कि साहब क्या प्रत्येक भंग पर महीना तो हमेशा निकलेगा? ये 1 महीना, ये 1 महीना, ये 1 महीना, ये 1 महीना। मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश तो आज दिया कि साहब पत्नी को या फिर इसको क्या करो, ठीक है, 1 महीना खत्म हो गया। पत्नी के अगले महीने के लिए और जाएगी कोर्ट के पास? नहीं, इसके लिए भी नहीं जाएगी। तो इसका मतलब है ये एक ऐसा आदेश है जो निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, स्टैंडिंग ऑर्डर जिसे हम कह रहे हैं। और हर महीने मतलब प्रत्येक भंग पर, पहले महीने पर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भंग हो गया। अब आप उस एक सजा के हकदार हो गए जिस सजा का नाम है कितने वर्ष तक की सजा? 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक की सजा। ऐसे ऑर्डर के लिए सर उसको 1 साल के अंदर अंदर ऐसे ऑर्डर आवेदन करना पड़ेगा। ऐसे जो सजा दी जा रही है उसके लिए, तो जब उसका आदेश दिए जाने के बाद 1 साल तक मेंटेनेंस का आदेश दे दिया मजिस्ट्रेट ने पति को, और वो महीना पूरा खत्म हो गया और उसने मेंटेनेंस नहीं दिया, तो कोर्स ऑफ एक्शन अराइज कब हुआ है? फर्स्ट जब फर्स्ट भंग हो गया, ठीक है ना? तो ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर यदि पत्नी मांग करती है तभी देगा, उसका लिमिटेशन पीरियड है। तो ऐसे प्रत्येक भंग पर पत्नी बेचारी बार वो करती रहती और अंत में जाके फिर क्या करते थे हस्बैंड? एक सिक्कों से भरी पोटली ले जा करते सर मेरे पास तो यही सिक्के हैं। सर इसमें एक लाइन लिखी है कि अपने माता पिता को जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ठीक है, अगर वो समर्थ है तो उनको देने की जरूरत नहीं है। देखो पत्नी भी उसको जो भी समर्थ है उसको देने की जरूरत नहीं। तो बात मेंटेनेंस की कब मांगेगा, भरण पोषण कब मांगेगा? अच्छा, यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात थोड़ी हो रही है। प्रॉपर्टी में तो चाहे वो समर्थ हो या नहीं हो, सक्सेशन में तो प्रॉपर्टी जाएगी। मेंटेनेंस की मांग बात है, यदि वो खुद असक्षम है तो सेक्शन 125 से लेकर 128। हाँ ऋतिक, कोई सवाल है आपका? नहीं सर, माता ज्यादा दुख